हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज ना हम बिल ऑफ एक्सचेंज का एमसीक्यू करने वाले हैं। ये जो एमसीक्यू है ये बेसिकली जो SAS क्विज़र ऐप है उससे लिया गया है और अप्रॉक्स आप आज एक्सपेक्ट कर सकते हो 63-64 एमसीक्यूज़ हैं जो हम आने वाले कुछ देर में करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई SSC का स्टूडेंट है तो ये वीडियो अभी आप देखना बंद कर दो। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगेन ये PC 14 के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये PC 13 के लिए है। PC 14 में बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। तो आज हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। अगर ये करवाने के बाद भी कोई डाउट अगर आपके माइंड में रह जाता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। अ बिल ऑफ 1000 वॉज डिसऑनर। एक बिल है 1000 रुपये का, वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब होता है टाइम पे वो बिल ना मिलना, जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी करवा दिया है। मैंने इन सब के बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। तो अगर आप बिल्कुल नए हो तो वो वीडियोस देख लेना जाके, फिर आप यहाँ पे आना। अब ये कह रहा है कि 1000 रुपये का बिल जो है वो डिसऑनर हो गया है। अमाउंट ऑफ 15 वॉज पेड फॉर नोटिंग चार्जेस एंड इट वॉज रिन्यूड विद ₹20 एज इंटरेस्ट। द अमाउंट ऑफ न्यू बिल, ये कह रहा है 1000 का बिल डिसऑनर हो गया है, 15 रुपये एज अ नोटिंग चार्ज पे करना है और 20 रुपये एज अ इंटरेस्ट करना है और एक नया बिल लिखना है। तो एक नया बिल जो लिखेंगे ना हम, वो ऐसे लिखेंगे 1000 रुपये, 15 रुपये नोटिंग चार्ज और 20 रुपये इंटरेस्ट। तो नया बिल लिखेंगे हम 1035 रुपये का। तो ऑप्शन डी इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है। एक बिल है जो 10 जनवरी 2009 को लिखा गया है 3 महीने के लिए। आपको बताना है इसका ड्यू डेट क्या होगा। इमरजेंसी हॉलीडे 13 अप्रैल को है। ज़रा गौर से देखो, हमेशा ध्यान रखना होता क्या है ना कि जो ड्यू डेट होता है ना, ड्यू डेट बोल लो या मैच्योरिटी डेट मान लो, वो क्या होता है, वो 3 दिन बाद होता है। यानी कि 10 जनवरी को लिखा गया है 3 महीने बाद, तो आप कह सकते हो 10 अप्रैल प्लस में 3 डेज़, तो ये आ गया 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल को होना चाहिए। लेकिन अगर 13 अप्रैल को इमरजेंसी हॉलीडे, ध्यान रखना ये इमरजेंसी हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे या संडे नहीं है। अगर पब्लिक हॉलीडे या संडे बोलता तो इसका ड्यू डेट हो जाता 12 अप्रैल। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये इमरजेंसी हॉलीडे है तो एक दिन आगे चले जाएगा और ये हो जाएगा आपका 14 अप्रैल। क्या हो जाएगा? 14 अप्रैल। ध्यान रखना, इन केस ऑफ इमरजेंसी हॉलीडे अगर तीसरा दिन आपका इमरजेंसी हॉलीडे होता है तो डेज ऑफ ग्रेस को एक दिन और बढ़ा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है। 1 अक्टूबर 2008 को वाई ने एक बिल लिखा है 1000 रुपये का 2 महीने के लिए एक्स को। एक्स ने इसे डिस्काउंट करवाया है बैंक से 6% पर एनम। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विल बी। देखो बिल डिस्काउंट क्या होता है, जो पहली बार देख रहे हैं देख लो। जब कभी भी आप एक बिल लिखते हो, अगर आपको जैसे आपने 3 महीने के लिए वो बिल लिख दिया और आपको ना वो 3 महीने से पहले वो पैसा चाहिए, तो आप बैंक के पास जाओ और आप उसको डिस्काउंट करवा सकते हो। बैंक डिस्काउंट कर देगी, बदले में आपसे कुछ चार्जेस लेगी। वो चार्जेस क्या है, ये कह रहा है 6% पर एनम। 1000 का 6%। ठीक है, और कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। तो 2/12 इसको सॉल्व कर दो। 1/6, 6 से 6 गया यानी कि 10 रुपये। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 10 रुपीज़। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। मनोज सोल्ड गुड्स टू संजय फॉर ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती। तो एक तरह से आप ये मान के चल लो कि 9000 रुपये का ही सामान वो परचेज कर रहा है या सेल कर रहा है। ठीक है, अब एक बिल लिख दिया संजय के नाम। संजय एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू मनोज। ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर एंड मनोज पेड 40 एज नोटिंग चार्जेस। ठीक है, 40 रुपये नोटिंग चार्ज है। तो इन दिस केस संजय's अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 9000 रुपये ये और 40 रुपये नोटिंग चार्ज, 9000 40 रुपये। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। राम ने पे किया है 75 पैसा इन ₹5000। इन केस ऑफ राम्स अकाउंट विल बी क्रेडिट। देखो 5000 पे 75 पैसा, 75 पैसा का मतलब होता है 75%। तो 5000 का 75% निकाल सकते हो। 5000 इंटू में 75 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 3750। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। अकॉर्डिंग टू डैश a bill of exchange is an instrument in writing an unconditional order signed by the maker directing to pay a certain sum of money only to or the order of a certain person or to the bearer of the instrument. Indian Negotiable Instrument Act 1881। ध्यान रखना ये किस चीज़ पे, जो बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ते हैं ना हम, ये होता ही इसी पे बेस्ड है, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पे। 7 देखो क्या है। द क्वालिटीज़ ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आर। बिल ऑफ एक्सचेंज की इनमें से कौन कौन सी क्वालिटीज़ है। इट शुड बी इन राइटिंग, बिल्कुल सही है। ऑर्डर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है और प्रॉमिसरी नोट पे प्रॉमिस होता है। देयर शुड बी एन एक्सेप्टेंस ऑफ डेटर इन इट, वेरी गुड, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा। द पार्टीज ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होते हैं, ड्रॉ, ड्रॉई और पेई। ड्रॉ, ड्रॉई और पेई, तो ऑल ऑफ द अबव।
बिल ऑफ एक्सचेंज आर यूजफुल फॉर, देखो बिल ऑफ एक्सचेंज किस लिए होता है? क्या ये आपके बिजनेस का एरिया इंक्रीज करता है? बिल्कुल, अगर आप उधार देना चाहोगे तो आपका बिजनेस तो एरिया बढ़ेगा ही ना। दीज मे बी डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। येस, अब मान लो हमें उधार बेचना है, ठीक है, लेकिन पैसे भी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? आप उधार बेच दो, बिल लिख दो और उस बिल को जाके डिस्काउंट करवा लो, तो पहला और दूसरा दोनों ही सही है। ईजीनेस ऑफ फॉरेन पेमेंट, ये भी बिल्कुल सही है, फॉरेन पेमेंट भी हो जाता है इससे, थोड़ी सी ईजीनेस आ जाती है बिल ऑफ एक्सचेंज से। तो आई होप क्लियर होगा, ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है। द क्वालिटीज ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, ध्यान रखना प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस किया जाता है, ऑर्डर नहीं होता है। इट शुड बी इन राइटिंग, येस राइटिंग में होना चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉमिस टू पे, ये भी सही है। देयर शुड बी अ सिग्नेचर ऑफ ड्रॉर इन इट, येस बिल्कुल सही है। एक चीज़ ध्यान रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये कौन लिखता है? ये ड्रॉर लिखता है, ठीक है, कौन लिखता है? ये ड्रॉर लिखता है। लेकिन जो प्रॉमिसरी नोट होता है ना, जो प्रॉमिसरी नोट है ये कौन लिखता है? ये ड्रॉई लिखता है। ये भी ध्यान रखना, ये कौन लिखेगा? ड्रॉई लिखेगा। एक तरह से ये लिख कर देता है कि मैं आपको इतने तारीख को पैसा दे दूंगा और इस चीज़ का मैं एक तरह से आपसे वादा करता हूँ, ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक प्रोमिसरी नोट क्या है? अनकंडीशनल, कंडीशनल, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। देखो प्रोमिसरी नोट हो या बिल ऑफ एक्सचेंज हो, दोनों ही बेसिकली एक कंडीशनल होता है, ठीक है, सॉरी अनकंडीशनल होता है, यानी आपको पे करना ही करना है, कोई कंडीशन नहीं है इसका। पेमेंट बिफोर मैच्योरिटी ऑफ अ बिल, कभी भी अगर आप किसी भी बिल को मैच्योरिटी से पहले पेमेंट कर देते हो तो क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं रिटायरिंग ऑफ अ बिल, उसको कहते हैं हम रिटायरिंग ऑफ अ बिल। आई होप क्लियर होगा, ये चीज़ मैंने करवा रखा है वैसे तो। लायबिलिटी ऑफ अ ड्रॉर इन केस ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड बाय हिम फ्रॉम द बैंक इज, एक बात बताओ, आपने बिल को डिस्काउंट करवा लिया, ठीक है, लेकिन इन केस अगर वो पैसा डिसऑनर हो जाए, वो पैसा ना दे, तो कौन देगा? बैंक को वो पैसा कौन देगा? बैंक को वो पैसा ड्रॉर देगा। यानी कि ड्रॉर बिल डिस्काउंट करवाने के बाद भी बहुत अनसर्टेन सा ही रहता है कि वो पैसा देंगे या नहीं देंगे, तो उसके लिए एक और लायबिलिटी क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। इसको कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कहेंगे। बाय द डेटर इज रिटर्न, इनमें से बताओ डेटर क्या लिखता है? बिल ऑफ एक्सचेंज कौन लिखता है? ड्रॉई लिखता है, यानी कि क्रेडिटर लिखता है। ध्यान रखना, कौन लिखता है? ड्रॉई लिखता है, यानी क्रेडिटर लिखता है। जनरल, जनरल तो अकाउंट्स में होता है। प्रोमिसरी नोट कौन लिखता है? ध्यान रखना, प्रोमिसरी नोट ड्रॉर लिखता है, यानी कि डेटर लिखता है। यही इसका आंसर है। एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी, हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो या प्रोमिसरी नोट हो, जब तक सामने वाला एक्सेप्ट ना कर दे आप उसको प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं मानोगे, वो एक ड्राफ्ट की तरह रहता है। जब तक आप इस पे साइन ना हो जाए ना, तब तक ये एक ड्राफ्ट ही रहता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, आपने किसी को बिल लिख दिया, अरे भैया उससे पूछो तो सही, उसका साइन भी तो होना चाहिए ना। तो एक्सेप्टेंस नेसेसरी होता है, चाहे वो प्रोमिसरी नोट हो या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज हो। अब थर्ड पार्टी जो है, अगर थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंडोर्समेंट। क्या कहते हैं? इंडोर्समेंट। बिल पेबल बुक इज़ अ पार्ट ऑफ बुल, देखो बीपी हो, बिल्स रिसीवेबल हो, ये जितने भी है ये किस चीज़ का पार्ट है बताओ? पोस्टिंग का, जर्नल का, कैश बुक का या ट्रायल बैलेंस का? बिल्स पेबल बुक एक्चुअली सब्सिडरीज बुक में आता है, ठीक है, तो आप इसको जनरल में रख सकते हो, आप इसको जनरल बुक में रख सकते हो, ठीक है। बिल रिसीवेबल इज अ बुक ऑफ सब्सिडरी बुक, ये सब्सिडरी बुक दे रखा है ऑप्शन। इन रिलेशन ऑफ रिन्यूअल ऑफ अ बिल द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड, हमेशा ध्यान रखना जब नया बिल लिखा जाता है, देखो नया बिल कब लिखा जाएगा? आपने आज से 3 महीने का एक बिल लिख दिया, लेकिन 3 महीने बाद वो बंदा पेमेंट नहीं कर पाया, ठीक है, और बिल डिसऑनर हो गया। अब वो आया और वो कहता है कि मुझे भैया नया बिल लिख के दे दो, तो ये बिल आप लिख तो दोगे, जो नए पीरियड के लिए लिखोगे ना, इस पीरियड के लिए चाहो तो आप इंटरेस्ट भी ले सकते हो। तो फॉर द पीरियड ऑफ न्यू बिल, ध्यान रखना फॉर द पीरियड ऑफ न्यू बिल। एक बार मैं ऑडियो चेक कर लेता हूँ। सो ऑल इज वर्किंग। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द अमाउंट ऑफ प्रोमिसरी नोट इज पेड बाय, प्रोमिसरी नोट का अमाउंट कौन पे किया जाता है? कौन पे करेगा बताओ? जो मेकर होता है वही। ध्यान रखना प्रोमिसरी नोट ना ड्रॉर नहीं बनाता है, ड्रॉई बनाता है, तो ये पैसा कौन पे करता है? तो मेकर ही पे करता है। A 3-month bill drawn on 5th of April. Its due date is 8th जुलाई। 3 महीना ऐड करके 3 दिन और ऐड कर दो, 8th जुलाई, ठीक है। ध्यान रखना ड्यू डेट आप 3 दिन करके, ठीक है। इसको मैच्योरिटी डेट भी कहते हैं। अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन 29th जुलाई फॉर 2 मंथ, तो जुलाई अगस्त, ठीक है, जुलाई अगस्त और सितंबर। 29 सितंबर में 3 दिन और ऐड कर लो, तो 29 30 एक या 2 आएगा, 1 या 2 आना चाहिए ना। 29 30 31 का होता है सितंबर, तो फिर 1 अक्टूबर, ठीक है।
श्याम पेड 60 पैसा इन रुपी फॉर 10,000। इन दिस केस बेड डेब्ट्स अकाउंट विल बी कितना डेबिट होगा? 10,000 में 60% दे रहा है, यानी वो 6,000 रुपये दे रहा है ना, तो बेड डेब्ट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। तो एक्चुअली में बताओ कितने पैसे डूबे हैं? 10,000 में 60 पैसा तो 6,000 तो दे दिया ना, तो 4,000 ही तो डूबा है ना, तो ये 4,000 क्या है? बेड डेब्ट्स है। आज की साउंड क्वालिटी थोड़ी ख़राब होगी जस्ट बिकॉज कि मैंने जैसा आपको बताया था, मैं पटना में नहीं हूँ, मैं रांची में हूँ और मैं रात के टाइम ये शूट कर रहा हूँ और मेरे पास कोई सिस्टम भी नहीं है, तो सिंपल मैं पेन टैब में अपने आईपैड में शूट कर रहा हूँ इसको, तो थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है और थोड़ा बहुत होगा ही होगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। द मेन कंटेंट ऑफ अ स्पेसिमेन ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज आर, अब बताना है आपको कि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या होता है। डेट होता है, एक्सेप्टेंस होता है, टर्म भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, ध्यान रखना। द एडवांटेज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंट करवा सकते हैं बैंक से, बिल्कुल सही। फॉरेन पेमेंट में हेल्प करता है, बिल्कुल सही। इंडोर्स कर सकते हैं, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव। द एसेंशियल ऑफ प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट की क्या क्या खासियत होती है? राइटिंग में है, बिल्कुल सही। दूसरा प्रॉमिस टू पे, ये भी सही है। विदाउट एनी कंडीशन, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, ऑब्वियस सी बात है, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या है। द मेन कंटेंट ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, इनमें से प्रोमिसरी नोट का मेन कंटेंट कौन कौन सा है? डेट है, पेमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन, स्टैम्प्ड, वेरी गुड, डी आएगा, सारे सही है। द कॉपीज ऑफ फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज आर प्रिपेयर्ड बाय, अब जो कोई भी जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना, उसके कितने कॉपीज बनाए जाते हैं? तो उसके 2 कॉपीज होते हैं, ध्यान रखना, उसके 2 कॉपीज होते हैं। डेज ऑफ ग्रेस आर कंसिडर्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ अ बिल आर 3 days, ठीक है। कितना दिन मिलता है? 3 दिन, ठीक है। ड्यू डेट के लिए हमेशा ध्यान रखना, जो भी बिल का दिन आ रहा है उसमें 3 दिन ऐड कर दो। इफ राम्स एक्सेप्टेंस विच वॉज इंडोर्स्ड बाय श्याम इन फेवर ऑफ सलीम इज डिसऑनर, देन द अमाउंट विल बी डेबिटेड इन श्याम बाय, देखो राम ने बिल एक्सेप्ट किया था, ठीक है, और फिर उसको श्याम से इंडोर्स कर दिया, और फिर एट द एंड ना वो एक्चुअली में क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली में ये बिल किसके नाम लिखा गया था? राम ना, तो राम के अकाउंट को ही डेबिट किया जाएगा। तो आपको बस ये देखना होता है एक्चुअली में ये बिल किसके लिए लिखा जा रहा है। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज वॉज ड्रॉन ऑन 11th of July 2006. Its term was 1 month. The due date of this bill was, सिंपल 11 जुलाई में 3 दिन ऐड कर दो, 14 अगस्त। अ 4-month बिल ऑफ ड्रॉ 1 जनवरी, ठीक है, 4 महीने हैं तो मई में जाएगा, 3 दिन और ऐड कर दो तो 4th में। द रिबेट ऑन अ बिल सोज दैट, देखो रिबेट कब देते हैं, डिस्काउंट कब देते हैं? जब बिल को पहले पेमेंट कर देते हो, व्हेन इट्स बीन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी, जब आप पहले पे करते हो ना तो आपको रिबेट दिया जाता है। इन केस ऑफ रिन्यूअल ऑफ अ बिल, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड ऑफ फ्रेश बिल, नया बिल जो है उसी के पीरियड में आपको इंटरेस्ट देना है। डिस्काउंट, इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल विल बी कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग एंड ड्यू डेट। एक चीज़ ये ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, जब आप बिल डिस्काउंट करवाते हो ना, तो आप अगर 15 दिन बाद जा रहे हो, मान लो बिल तो मैंने 1 जनवरी को ही लिख दिया, बिल मैंने 1 जैन को लिख दिया 3 महीने के लिए, तो एक्चुअली में 1 अप्रैल को वो पैसा मिलेगा, लेकिन 15 दिन बाद या 1 महीने बाद मुझे याद आया कि अब चलो मुझे पैसा चाहिए, मैं डिस्काउंट करवा लेता हूँ। तो अगर मान लो मैं 1 फरवरी को जा रहा हूँ, तो अब 2 महीने ही तो बचे हैं ना, बिल भले ही 3 महीने का है, लेकिन 2 महीने पहले डिस्काउंट करवा रहा हूँ ना मैं, तो 2 महीने का ही मुझे डिस्काउंट चार्ज देना है। 36 देखो क्या है। अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन 1st of Jan 2007 for 6 months. The drawee cleared the bill on 4th March 2007. The drawee should be allowed rebate for, अब एक बात बताओ, 3 महीने में पे कर दिया ना इसने, जनवरी फरवरी मार्च, अब इसको रिबेट कितने महीने का मिलेगा? 3 और महीने का मिल सकता है, ठीक है। बट ध्यान रखना ये रिबेट ऑप्शनल है, ये देना चाहे तो वो देगा, नहीं देना चाहे तो नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। नोटिंग चार्जेस आर पेड टू द नोटरी पब्लिक बाय, नोटिंग चार्ज कौन पे करता है? पहले तो देखो ड्रॉर ही पे करता है, ठीक है, पहले ड्रॉर करता है, बट एट द एंड ना हमेशा ध्यान रखना ड्रॉ ही करता है। तो नोटिंग चार्ज कौन पे कर रहा है? तो इसका आंसर होगा एनी ऑफ द 3 पार्टीज नहीं आएगा। शुरू में ड्रॉर पे करता है और बाद में आप कह सकते हो कि एट द एंड उसको ड्रॉ ही पे करता है। फॉर पेमेंट ऑफ नोटिंग चार्जेस टू द नोटरी पब्लिक विल बी क्रेडिटेड, देखो नोटिंग चार्ज का जो होता है ना एक तरह से एक्सपेंस होता है ये, ठीक है, तो उसकी एंट्री होगी नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो क्रेडिट पूछा है ना, क्रेडिट किसको कर रहे हैं? तो बैंक या कैश को। अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय, बिल ऑफ एक्सचेंज कौन लिखता है? क्रेडिटर लिखता है, ड्रॉर लिखता है। पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉर, एक्सेप्टर, पेई, ये तीनों होगा। अच्छा एक्सेप्ट बोला है तो बैंक कोई पार्टी नहीं होता, इसमें ध्यान रखना। इवन अगर आप डिस्काउंट भी करवा लेते हो ना बैंक से तो भी वो पार्टी नहीं बनेगा।
पार्टीज टू अ प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट में दो ही होते हैं, ठीक है, मेकर होता है, एक्सेप्टर होता है, पेई होता है। इस पार्टीज ऑफ अ प्रोमिसरी नोट आर, इसमें इनमें से कौन सा होगा, ध्यान रखना, मेकर होगा। इस पे और किसी का नाम नहीं रहता, जो लिख रहा होता है ना वही इसका पार्टी होता है, ठीक है। द मीनिंग ऑफ अकोमोडेशन बिल, अकोमोडेशन बिल क्या होता है, ये ना म्यूचुअल हेल्प के लिए बनाया जाता है, ध्यान रखना। तो बिल विच आर ड्रॉ फॉर परचेज एंड सेल ना, अकोमोडेशन बिल के अंदर ही आता है प्रोमिसरी नोट, ठीक है। ये बिल ड्रॉन फॉर म्यूचुअल एंड टेम्पररी हेल्प। अब देखो अकोमोडेशन बिल कब बनाया जाता है, मान लो तुम्हारा एक दोस्त है, उसको कुछ पैसे चाहिए, तुम देना भी चाहते हो लेकिन तुम्हें भरोसा नहीं है, ठीक है, या फिर मान लो तुम देना चाहते हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुम क्या करोगे, एक बिल बना दोगे और उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा के उसको पैसा दे दो, ठीक है, यानी कि एक तरह से बैंक से उठा के तुमने पैसा दे दिया। तो इसी के लिए अकोमोडेशन बिल बनाया जाता है, ये एक तरह से हेल्प के लिए ही होता है। फीचर ऑफ एन अकोमोडेशन बिल, अकोमोडेशन बिल के फीचर्स कौन कौन से होते हैं, दीज बिल्स आर ड्रॉन एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंसिडरेशन, दिस बिल आर ड्रॉ फॉर सर्टेन कंसिडरेशन, दिस बिल आर ड्रॉ फॉर म्यूचुअल हेल्प। ओके, ये म्यूचुअल हेल्प के लिए बनाया जाता है। सिचुएशन ऑफ अकोमोडेशन बिल आर सिंगल बिल फॉर द अकोमोडेशन फॉर ड्रॉर ओनली, सिंगल बिल फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन, टू बिल फॉर, सिंगल बिल होता है और म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए ही होता है, ठीक है। स्टेटमेंट 1, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। स्टेटमेंट 2, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड इन सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो क्या पूछा है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बहुत सही, दोनों ही सही है। और स्टेटमेंट 2 जो है ना, क्या वो करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ये सेटलमेंट के लिए यूज होता है। किस चीज़ के लिए यूज होता है, सेटलमेंट के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, ऐसे ही अब 3-4 क्वेश्चन आएंगे। देयर इज एन ऑर्डर फॉर पेमेंट इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्कुल सही है, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक ऑर्डर होता है। इन बिल ऑफ एक्सचेंज अ ड्रॉर ऑर्डर ड्रॉई फॉर द पेमेंट, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, ड्रॉर ऑर्डर करता है ड्रॉई को पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो क्या सेकेंड वाला फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कह सकते हो, कह सकते हैं, ठीक है, हाँ कह सकते हैं। तो इसमें इसका भी आंसर 1 ही आएगा, ठीक है, कि सेकेंड वाला जो है ना, ये फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, स्टेटमेंट 1 क्या है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग, बिल्कुल सही है। देर आर ओनली 2 पार्टीज ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, 3 पार्टीज होते हैं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सी आंसर सही होगा। स्टेटमेंट 1 क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सही है। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी इंडोर्स टू क्रेडिटर, गलत है, कर सकते हैं, ठीक है, सी है इसका भी आंसर। इन द डिटर्मिनेशन ऑफ अ डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एवरी बिल 3 days ऑफ ग्रेस आर इंक्लूडेड, सही है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटर्न बाय अ क्रेडिटर, ये भी सही है। तो बोथ सही है, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट कोई किसी का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। देखो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्ट, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है कोई भी इसका, ठीक है। ये देखो, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट दोनों ही सही है। पिक द करेक्ट वन, आपको बताना है ये कुछ स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द पे, यस, अगर वो एक्सेप्टेड नहीं है तो उसको बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बोलेंगे, तो पहला सही है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर, ये भी सही है। प्रोमिसरी नोट डेटर लिखता है लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर लिखता है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन फॉर ऑल कैश ट्रांजेक्शन, अरे नहीं भैया, नगद के लिए तो बनेगा ही नहीं ना, फिर बिल क्यों बनाओगे, बिल बनता है उधार के लिए। अ बिल पेबल ऑन डिमांड इज कॉल्ड टाइम बिल, ना 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 ना, टाइम बिल कुछ और होता है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो 1 and 2 ऑप्शन बी। द पर्सन टू होम पेमेंट इज टू बी मेड टू द बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड, देखो जो पर्सन जिसको पेमेंट करना है ना उसको पेई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेई। जो पैसा रिसीव करेगा उसको पेई बोलते हैं। हुंडी जो पेएबल सिस्टम है ना, हुंडी एक्चुअली बिल्स पेएबल, जो हमारे यहाँ जो बिल रिसीबल होता है ना, इंडिया में बिल रिसीबल को हुंडी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसका आंसर देख लेना, मुझे इसका आंसर ध्यान नहीं आ रहा, इतना पता है मुझे कि हुंडी बिल रिसीबल को ही कहते हैं, ठीक है। और बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ ट्रांसफरेबल, पार्सल ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल, ऑल ऑफ द अबव। देखो ट्रांसफरेबल इंडोर्स कर रहे हो ना, तो बिल ऑफ एक्सचेंज जब इंडोर्स कर पा रहे हो दैट मीन्स कि वो ट्रांसफरेबल है। बिल ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड हुंडी, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज को हुंडी भी कहते हैं। ऑन दिस डेट अकबर ड्रॉज अ बिल टू बिरबल फॉर 25,000 फॉर 30 days। 19 जुलाई इज अ पब्लिक हॉलीडे, ड्यू डेट क्या होगा, देखो 16 जुलाई, ये एक्चुअली में 16 है, 16 जून को ये लिख रहे हैं। 19 जुलाई अगर पब्लिक हॉलीडे है ना, ध्यान रखना ये पब्लिक हॉलीडे, इमरजेंसी नहीं है, तो 18 जुलाई होगा। इमरजेंसी होता तो 20। राम ने एक बिल लिखा शंकर को 30,000 रुपये का 1/19 को,
और उसने 4 जनवरी को एक्सेप्ट किया है। ध्यान रखना, एक्सेप्ट जिस दिन करते हैं ना उसी दिन से माना जाता है। तो पीरियड ऑफ द बिल 3 मंथ्स आफ्टर डेट, तो इससे माना जाएगा। ध्यान रखना, जिस दिन उसने एक्सेप्ट किया है। तो 4 जनवरी से 3 दिन ऐड करो, 7, और फिर कितने महीने के लिए है? 3 महीने के लिए, तो 7 अप्रैल। अमर ने एक बिल लिखा है अकबर को, अमर ने इंडोर्स कर दिया एंथनी को, तो उसका पेई कौन है? देखो, अमर ने बिल लिख दिया अकबर को, अब अमर ने उस बिल को एंथनी को लिख दिया, यानी कि अकबर अब किसको पैसा देगा? एंथनी को। तो ये एंथनी जो है ना, ये पेई है। एंथनी कौन है? पेई है। 56 का सी आंसर। अ बिल ऑफ 12,000 वॉज डिस्काउंटेड बाय मिस्टर मोहन with the banker for rupees 11,880 rupees. At maturity the bill returned dishonor. नोटिंग चार्ज जो है वो 20 रुपये है। तो बैंक कितना पैसा लेगा? देखो, जब ये डिसऑनर हो जाएगा तो एक्चुअली में ये मत देखो डिस्काउंट कितने का हुआ, देखो बिल कितने का। बिल तो 12,000 का है ना, और नोटिंग चार्ज कितना? 20 रुपये का। तो बैंक जो है वो 12,020 रुपये लेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 देखो क्या है। कबीर ने गुड्स बेचा है कारा को, अरे कियारा ही लिख देता। कबीर गुड्स सोल्ड टू कारा और रुपीज़ 1 लाख। Kara paid cash 30,000. Kabir will grant 2% discount on balance and Kara request Kabir to draw bill for balance. अब देखो 1 लाख का बिल था, ठीक है, लेकिन वो टाइम पे नहीं दे पाई, 30,000 रुपये ही दे पाई, तो बच गया 70,000 रुपये। 70,000, ठीक है। कबीर विल ग्रांट 2% डिस्काउंट ऑन बैलेंस। कारा रिक्वेस्ट टू ड्रॉ अ बिल, तो 70,000 पे 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1,400 रुपये का। तो 70,000 में 1400 घटा दो तो 68,600 का ये नया बिल लिख देगी, ठीक है। 68,600। क्वेश्चन नंबर 59। 1/1/2005 को अप्पू ने एक बिल लिखा है तिवारी को 50,000 रुपये 3 महीने के लिए। अप्पू ने फिर इसको डिस्काउंट करवा लिया 4 जनवरी 2005 को 12% पर एनम। द अमाउंट डिस्काउंट बिल भी देखो, बिल कितने का था? 50,000 का। कितने महीने के लिए? जनवरी, यानी 3 महीने के लिए डिस्काउंट करवाया ना, तो 3/12। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12 से 12 कटा, 20 से 20, 1,500 रुपये। तो बिल डिस्काउंट चार्ज कितना है? 1,500। क्वेश्चन नंबर 60 देखो क्या है। मिस्टर कमल ड्रॉज अ बिल टू मिस्टर चंदन फॉर रुपीज़ 30,000 ऑन 1/1/2019 फॉर 3 मंथ। On 4th of February 2019, Mr. Kamal got the bill discounted at 12% per annum. The entry in the book of account of Mr. Bill is the, देखो हमेशा बिल लिखने की एंट्री होती है बिल रिसीबल टू किसके नाम? चंदन। तो बिल रिसीबल टू चंदन। अब जब आप इसको डिस्काउंट करवाओगे ना, तो आप जा रहे हो एक्चुअली बैंक में, तो बैंक क्या करेगा ना, आपको कुछ पैसा दे देगा, कैश या बैंक, ठीक है। जैसे मान लो वो कुछ आपको पैसा दे रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा देगा? अगर 30,000 का बिल है और तुमने 1 महीने पहले करवाया, ध्यान रखना 2 महीने के लिए नहीं करवाया, 1 महीने के लिए, क्योंकि फरवरी में गए हो ना, तो 30,000 का 12% 3600 होता है, और 1 महीने के लिए करवा रहे हो, तो एक्चुअली में कह सकते हो कि 300 रुपये का। कितने का हो रहा है? अच्छा, ये 3 महीने के लिए, सॉरी 3 महीने का बिल है, 1 महीने बाद करवा रहे हो, तो 2 महीने के लिए। तो एक्चुअली में 2 महीने के लिए ही आप डिस्काउंट करवा रहे हो, तो डिस्काउंट चार्ज कितना आ जाएगा? डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट कितना? 600 रुपये, ठीक है। ये निकाल दोगे ना, 30,000 का 12% 2 महीने के लिए 600 रुपये। तो ये बैंक में आपको कितना पैसा मिलेगा? बैंक में मिलेगा 29,400 रुपये टू बिल रिसीबल। ये इसकी एंट्री होगी। तो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 5400, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 800 टू बिल पेबल नहीं, बिल रिसीबल आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 देखो क्या है। ऑन 1 January 2019 अजय ने एक बिल लिखा रवि को 1 लाख का। एट मैच्योरिटी रवि रिक्वेस्ट अजय टू रिन्यू द बिल फॉर 2 months एट 12% पर एनम। तो नया बिल कितना होगा? देखो, 1 लाख का 2%, 2 महीने के लिए 12%, तो 12,000 2,000 रुपये, ठीक है। निकाल ही देते हैं ना, 1 लाख का 12%, और कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। एक्चुअली में 2,000 आएगा। कितना आएगा? 2,000 रुपये। क्या पूछा है? इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 2,000 आना चाहिए, बट यहाँ पे कई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे डी ऑप्शन होगा कोई, 2,000 इसका आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 61 देखो क्या है। ऑन 1 January 2019 अजय ने बिल लिखा रवि को 1 लाख रुपए का। एट मैच्योरिटी रवि रिक्वेस्ट अजय टू रिन्यू द बिल फॉर 2 months एट 12%। सेम क्वेश्चन है यार ये तो। अच्छा 61 ही है, ओके सॉरी। 62 देखो, लास्ट क्वेश्चन आज का। On 1 August 2019, Ravi draws a bill on Kishore for 30 days after sight. The date of acceptance is 8 August 2019. The due date, एक से ध्यान रखना, बिल एक्सेप्ट 8 अगस्त को हुआ है ना, तो आपको इसी से ड्यू डेट कैलकुलेट करना है।
8 अगस्त 3 दिन, यानी 8 सितंबर हो गया, और 8 सितंबर में 3 दिन और ऐड कर दो, 11 सितंबर, ये इसका आंसर है। ठीक है, 8 सितंबर में जब 3 दिन ऐड करोगे, 8 आएगा ना, ठीक है, तो 11 अगस्त आएगा। ठीक है, 11 सितंबर आएगा, ये इसका आपका आंसर है। आई होप क्लियर होगा। मैंने कोशिश किया आपको कि जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ कर दिया मैंने। और PC13 वाले जो हैं बहुत परेशान हो रहे हैं कि क्या क्या मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। सो अभी क्या क्या रह गया है हमारा, IP सेस रह गया है। IP सेस के लिए ना मैंने आपको PDF दे दिया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए मैं आपको PDF दे दूंगा, NPO जो है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन अभी 3-4 दिन लग जाएंगे इसमें। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि संडे से पहले NPO आपको मिल जाएगा। और बाकी चीज़ें मैंने प्रोवाइड किया है, और जितना चीज़ मैंने करवाया है ना उसको अच्छे से कर लो, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, बहुत प्यार से पास हो जाओगे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सेशन में इतना ही था। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।